हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 76 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम अपने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करेंगे, वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चैप्टर को, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। वास्तविक संख्याएं आपको पता है दो तरीके हो सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, है ना। अब परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो देखो, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो क्या कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जिस भी संख्या को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है फिर? तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में ना एक दशमलव प्रसार होता है। अब वो क्या होता है? देखो, अगर आपके पास कोई संख्या लिखी है, जैसे कि मैं बोलूं 2/5, मैं आपको बोलूं कि इसका दशमलव में करो इसको, तो आप 5 बाहर रखोगे, 2 अंदर रखोगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 ले लोगे और 4 पे इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दोगे। तो 2/5 का दशमलव क्या आया? 0.4। ठीक है, ऐसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के भी दशमलव प्रसार होते हैं। तो परिमेय के दो होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हैं क्या? देखो, जब आपके पास Q जो है इस तरीके से आ जाए, जब आप उसके गुणनखंड करो, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आए, तो वो शांत आवर्ती होता है, शांत होता है। ठीक है, और जब आपके पास इस फॉर्म में ना आए, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कोई और संख्या आए, तो वो अशांत होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो देखो, 2 और 5 तो है लेकिन उसके साथ ही 7 भी आ गया, तो ये क्या बन गया आपका? अशांत आवर्ती। अगर खाली 2 और 5 होता तो वो था हमारा शांत। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार दो तरीके से हो सकता है, शांत और अशांत। हर बार जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ये डिवाइड करके देखो तब बताओ कि वो शांत है या अशांत है, नहीं, बिना डिवाइड करे भी हम बता सकते हैं। तो जो उसका क्यू होता है, हर जो होता है, आप उसके गुणनखंड कर लो, अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो शांत है, लेकिन अगर वो 2 और 5 की फॉर्म से अलग आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं और भी नंबर्स आ रहे हैं, तो वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं, इसका दशमलव प्रसार कैसे होता है? वो होता है आपके पास अशांत अनावर्ती, मतलब कि वो तो रिपीट भी नहीं होता। आवर्ती मतलब वो नंबर रिपीट होने लगते हैं पर खत्म नहीं होते, और अनावर्ती मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट भी नहीं होते, वो पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा और नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उन्होंने दे रखा है 0.1201200, फिर 12000 आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो रिपीट ही नहीं हो रहे, तो इसको बोलते हैं हम अशांत अनावर्ती। ठीक है, और यहां पर देखो जो ये बार लगा है, इस बार का मतलब होता है अब इसके आगे यही नंबर दोबारा चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया वास्तविक संख्याओं में हमने दो चीजें की, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद उसके दशमलव प्रसार की। ठीक है, चलिए अब हम एक एक देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या कहती है? अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती हैं। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना, तो आपको ये कई बार पूरी प्रमेय लिखने के लिए ही आ जाती है 1 मार्क में कि आप इसको लिखो। देखो ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी भी संख्या के गुणनखंड करो, जैसे कि मैं 12 के कर देती हूँ, तो मैं पहले इसको 2 से करूंगी, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो मेरे हिसाब से इसके गुणनफल ये आ गए। अब मैं आपसे बोलूं आप करो 12 से, तो आपने क्या किया, पहले इसको 3 से कर दिया, 3 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो आपके हिसाब से इसके ये आए। ठीक है, तो है तो ये सारी अभाज्य संख्या ही ना,
बस आपने क्या किया, मैंने यहाँ 3 बाद में लिखा है, आपने पहले लिख दिया। तो जब भी हम भाज्य संख्याओं के गुणनफल करते हैं तो वो हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में ही आता है। भाज्य संख्याओं के जब भी हम गुणनफल करते हैं ना तो वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पर HCF और LCM। इसका एक सूत्र हमने यहाँ पर याद कर रखा है, ये HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। जिन दो संख्याओं का हमने HCF और LCM निकाला है वो क्या होता है, इनको अगर हम HCF और LCM को इंटू कर दें तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे तभी हम यहाँ पर देख लेंगे। आपकी जो वर्कशीट है, पुरानी वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये वाली वर्कशीट भी साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इन तीनों वर्कशीट्स का लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूला कर जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ जाता है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहे हैं कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 53/23 2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कह रहे हैं कितने दशमलव प्रसारों के बाद। तो देखो आपको यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, तो अब आप कैसे बताओगे, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, अब आप पता है क्या करो, यहाँ पर जो ये 53/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है ना, आप देख लो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, आप 5 की पावर को भी 3 बना दो। अब वो कैसे बनाएंगे हम, तो आप क्या करो, एक 5 को अंश में गुना कर दो और एक को हर में कर दो। ठीक है ना, तो ये अब जब आप इंटू करोगे तो ये आपके पास आएगा 265 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो अब देखो दोनों के जो ये घात है ये बराबर है, तो आधार एक ही बार लिख देते हैं, ऐसे घात एक बार कर देते हैं, आधार इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 265 अपॉन में 1000। अब दशमलव कहां लगेगा, पीछे से 3 संख्या छोड़ के लगेगा। ठीक है नहीं, ठीक है, तो कितने संख्याओं के बाद हुआ, तो 3 के बाद, है ना। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं 3 स्थानों के बाद। 3 स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 168 और 448 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब आपको HCF और LCM निकालना है, तो अब आप कैसे निकालोगे इसका HCF और LCM, लिख के दिया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उसी से निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फिर। तो पहले हम 168 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में आता है 84 में, फिर ये 2 की टेबल में 42 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 21 पे आता है। अब ये 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में 7 पे 7 बन जा। ठीक है, उसी तरीके से 448 के भी निकाल लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में 224 पे आता है, ये 2 की टेबल में हमारे पास 112 पे आता है। ठीक है ना, ये 2 की टेबल में 56 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 28 पे आता है, 2 की टेबल में 28 14 पे आता है, 2 7 जा 7 1 जा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं। तो 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 448 इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और इंटू 7। ठीक है, अब देखो HCF कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन है उनको सर्कल लगा लो, 1 2 3 और एक 7 भी तो है दोनों में। ठीक है, तो अब इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2 और इन दोनों 7 का एक 7। तो ये तो आपका LCM आ जाएगा। तो जब आप इन सबको इंटू करोगे तो 56 आपका HCF आ गया, सॉरी LCM बोल दिया मैंने, HCF आ जाएगा। ठीक है, अब LCM कैसे निकालेंगे, तो देखो जो आपने HCF में लिखे हैं ना वो तो सारे ही लिख दो। अब जो यहाँ पर सर्कल नहीं लगे हुए बच गए उनको भी लिख दो। तो एक 3 बचा और 3 बार 2 बचा,
बस आप इन सबको इंटू कर दो 1344। देखो इतने तो आप पहले ही इंटू कर चुके हो 56। अब 56 में ये बाकी सारे इंटू कर दो तो 1344 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक का है ये, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, फिर चाहे वो √3 का है, √5 का है, √2 का है, √11 का है, कोई सा भी आए, पर एक आएगा ही आएगा। इसकी वर्कशीट भी आप पे वर्कशीट 3, वो इसी टॉपिक पे है पूरी वर्कशीट, तो उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पता है हम इसको कैसे करने वाले हैं, हम ना शुरू में ही मान लेते हैं कि जो ये √2 है ना, ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब √2 परिमेय संख्या है तो फिर √2 तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है ना, और जहां पर एक से p तथा q क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक पूर्णांक है। इसके साथ साथ एक और चीज, जो q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या तो वही होती है ना जो p/q की फॉर्म में लिख दे और q 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तथा जो p वह q है, वह अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब वो संख्याएं को प्राइम नंबर जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका जो फैक्टर होता है, कॉमन नंबर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूं फिर भी ताकि आप लोगों को याद रहे, अर्थात p व q में एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उनको ही बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, अब देखो, तो मैंने पता है क्या किया यहाँ पर, √2 को p/q के इक्वल रख दिया। अब मैंने दोनों साइड पे ना स्क्वायर कर दिया, तो √2 का स्क्वायर करूंगी तो 2 आ जाएगा, p का करूंगी तो p स्क्वायर, q का करूंगी तो q स्क्वायर। इसका मतलब अब मैं इस q स्क्वायर को इधर ले गई। ठीक है, तो जो ये लिखा है इसको मैं फिर ये भी तो लिख सकती हूँ, इस 2 को मैं इधर ले आती हूँ। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो जो ये 2 है, ये तो इस p स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर जो ये 2 है वो p को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब p का तो फिर एक और हमारे पास गुणनखंड हो गया 2, लेकिन हमने तो शुरू में ही बोला था कि p और q का सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। पर यहाँ पर तो मेरा 2 भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने ये शुरू में माना है ना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है। तो चलो ऐसा करते हैं, एक बार देखते हैं कि q के भी क्या कोई और गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। p स्क्वायर एक संपूरक है और 2p स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला वही चीज मैं यहां पर लिख रही हूं। ठीक है ना, तो जब p स्क्वायर 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो p को भी डिवाइड करेगा, वही चीज p के लिए भी लिख देते हैं। p एक समपूर्णांक है और 2p का गुणनखंड है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पता है हमने फिर से एक चीज और यहां पर मान ली, वो क्या हमने माना
कि जो p है ना वो 2m के बराबर है, और जो ये m है ना ये भी मेरा एक पूर्णांक ही है। ठीक है, अब फिर से मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये p स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4, m का स्क्वायर किया तो m स्क्वायर। ठीक है, अब पता है मैंने इस p स्क्वायर की जगह ना 2q स्क्वायर लिख दिया। ये कहां से आया? पीछे से। देखो ये रहा p स्क्वायर, इसकी जगह 2q स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, वही मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इस 2 को मैं इधर ले आई, कट होके ये 2 हो गया, तो फिर इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं। अब जो ये 2 है इस q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2q को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब q का भी एक और गुणनखंड आ गया 2, और p का भी आ गया था, और जबकि इन दोनों के 1 के अलावा कोई और नहीं होने चाहिए थे, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, सेम जो हमने p के लिए लिखी थी। तो q स्क्वायर एक समपूर्णांक है और 2q स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका मतलब q एक समपूर्णांक है और 2q का गुणनखंड है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि p और q के दोनों के एक एक और गुणनखंड है, जिसको बोलते हैं 2 जो है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, अतः p और q दोनों में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना था। ठीक है, जिससे क्या सिद्ध होता है मेरे पास, जिससे ये सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अर्थात आपका यहां पर आंसर आ चुका। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको ये सिद्ध करना था कि जो ये √2 है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपसे कह रहा है वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। जब हमें डिवाइड नहीं करना होता हम क्या करते हैं, जो ये q होता है ना इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में आए तो ये शांत है, नहीं तो ये अशांत है। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले मैं इसके गुणनखंड कर देती हूँ यहाँ। तो 2 से जाएगा ये 800, फिर ये 2 से जाएगा 400, फिर ये 2 से जाएगा 200, फिर ये 2 से जाएगा 100, फिर 2 पे जा रहा है 50, फिर 2 पे जा रहा है 25, अब की बार 5 पे जा रहा है 5, 5 बन जाओ। गिने कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो ये तो 2 और 5 की फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पहले से ही हमको गुणनखंड करके दिए हैं हर के, तो अच्छी बात है, हमको नहीं निकालने पड़ेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर 2 भी है, 5 भी और 7 भी है, तीनों है, तो क्या ये शांत होगा, नहीं, ये क्या होगा, अशांत, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया इसीलिए, तो ये आ गया अशांत आवर्ती। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में भी पहले से ही करके दिए, 2 और 5 की फॉर्म में ही है ना, 2 और 5 की फॉर्म में, तो ये कौन से होंगे, शांत या अशांत, तो ये होगा शांत। जो 2 और 5 की फॉर्म में हो ना उसको आप सीधा लिख दो शांत,
और जिसमें कोई और नंबर आ जाए तो आप उसको लिख दोगे आसानतावर्ती। ठीक है, तो आसान सा था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे संख्याओं में दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। एक नंबर यहाँ संख्या में दे रखी है, कह रहा है ये परिमेय है या अपरिमेय, सिर्फ आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो देखो इसको तो आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे और यहाँ पर कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 1 लिख के 6 टाइम्स 0 लिख दोगे, लिख सकते हो ना। तो जिसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो इसका आंसर आ गया परिमेय संख्याएं। ठीक है, सेकंड में आपसे कह रहा है देखो आप यहाँ पर नंबर तो एक संख्या तो लिखी है लेकिन यहाँ डॉट 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 लगे, इसका मतलब पता है क्या है, ये आगे चलती जा रही है। ठीक है, अब ये आगे चलती तो जा रही है, ये खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये आसांतावर्ती तो नहीं है या फिर ये आसांत अनावर्ती है। तो देखो आप देखो यहाँ पर तो कहीं पर भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, जैसे 1 0 है, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, ऐसे और चलती जा रही है। अगर इस पे बार लगा होता ऐसे, तो इसका मतलब ये और आगे यही वाले नंबर आए, फिर तो ये लिखा हुआ है, तो ये तो आसांतावर्ती होती, पर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमारी वर्कशीट नंबर 76 भी कंप्लीट हो गई। तो आप वर्कशीट नंबर 1 2 3 और 76 ये सारी वर्कशीट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 77। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।